साथ इन द प्रीसीडिंग चैप्टर्स वी हैव स्टडीड इन डिटेल अबाउट द इंडियन इकोनॉमी। ऑब्वियसली बात है, आपने इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव, आफ्टर द ईव, एलपीजी, पॉवर्टी, एचसीएफ, आरडी, ये सारी चीजें आप लोग इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स। उसकी प्रॉब्लम्स पढ़ रहे थे, पॉलिसीज एंड डेवलपमेंट। We know that economies of the world have been classified into developed and developing economies. हमारे पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं, हमने उसको दो पार्ट में डिवाइड किया बच्चे, एक डेवलप्ड है और एक क्या है, डेवलपिंग। इन द पोस्ट कोल्ड वॉर world, nations have been primarily trying to adopt the various means which will strengthen their own domestic economies. आप अगर अभी करंटली सिनेरियो देखोगे, अगर आप न्यूज देखते होंगे तो आपको पता लगेगा कि आज भी कंट्री के अंदर, वर्ल्ड के अंदर हर एक कंट्री चाहते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़े, उसके पास प्लेन सबसे ज्यादा हो, उसके पास हर एक चीज, रिसोर्सेज, फंड्स, फाइनेंशियल, आर्मी सबसे ज्यादा हो। एवरी कंट्री वांट्स टू इंक्रीज देयर स्ट्रेंथ टाइम टू टाइम। और जितनी ही वॉर सिचुएशन होती है, इसमें तो कंट्रीज अपने आप को प्रूव करना चाहती हैं। टू दिस इफेक्ट दे आर ऑल्सो फॉर्मिंग वेरियस रीजनल एंड ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुप्स, जैसे सार्क, यूरोपियन यूनियन, एशियन, G8, G20, ब्रिक्स। Moreover, various nations are also trying to understand the development process pursued by the neighboring countries. काफी डेवलपिंग कंट्रीज ये पॉलिसीज क्या ऑब्जर्व कर रही हैं कि उसकी जो नेबरिंग डेवलप्ड कंट्री है उसने क्या पॉलिसी अडॉप्ट करेगी। क्योंकि देख, दो तरीके क्या, या तो अपने कंट्री के अंदर कोई नई पॉलिसी बनाओ, या तो फिर ऑलरेडी जो कंट्री फेमस हो चुकी है उसने जो पॉलिसी यूज करी थी वही पॉलिसी सेम यूज कर लो। ये दो ही तरीके होते हैं जी पॉलिसीज बनाने के। अपनी नई पॉलिसी बनाना जो आज तक कभी किसी ने अडॉप्ट नहीं करी थी, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि पॉलिसीज जो होती है ना उसका इफेक्ट ना 30, 40, 50 साल तक चलते रहता है। तो अपनी मर्जी से रात को मुझे सपना आया था, ऐसे पॉलिसीज नहीं बन जाती। तो हर एक डेवलपिंग कंट्री अपनी नेबरिंग डेवलप कंट्री को ऑब्जर्व कर रही है पॉलिसीज को बनाने के लिए, अपनी स्ट्रेंथ को बनाने के लिए, अपनी वीकनेस को कम करने के लिए, इन कंपैरिजन टू देयर नेबर्स। इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जब से हम ग्लोबलाइजेशन का पार्ट बना है, developing countries are facing competition not only from the developed nation but also from the other developing nation. जब से पूरा वर्ल्ड, क्या कह रहा हूं मैं, जब से पूरा वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन का पार्ट बना है, तब से डेवलपिंग कंट्री को डेवलप कंट्री से प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ रही है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, ग्लोबलाइजेशन में सबसे ज्यादा फायदा डेवलप कंट्रीज का होता है एज कंपेयर टू द डेवलपिंग। तो डेवलपिंग को डेवलप से नुकसान तो हो ही रहा है, बाकी डेवलपिंग को डेवलपिंग से भी नुकसान हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट बता रहा हूं। सो एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अदर इकोनॉमीज इन आवर नेबरहुड इज रिक्वायर्ड। तो मैं क्या करता हूं, मैं क्या चाहता हूं कि जो मेरी फेवरेट नेबरिंग कंट्रीज हैं, दैट इज चाइना एंड पाकिस्तान, आज से 50-60 साल पहले हम लोग कहां पर थे और चाइना पाकिस्तान कहां पर था, वहां से स्टार्ट करते हैं। हर एक ईयर में देखते हैं कि उन्होंने क्या किया और हमने क्या किया, तो मुझे आज वो समझ आ जाएगा कि आज इंडिया और चाइना में जो 15 से 20 साल का डिफरेंस है, उसका रीजन क्या था। मतलब इस चैप्टर का नाम इंडिया पाकिस्तान चाइना नहीं, इस चैप्टर का नाम कंपैरेटिव स्टडी है ऑफ इंडिया पाकिस्तान चाइना। कंपेयर करो। जबकि मैं कंपेयर करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि 1980 1980 एक ऐसा ईयर था जब तीनों कंट्रीज की इकोनॉमी की वैल्यू सेम थी। भाई 1980 के अंदर जब तीनों कंट्री की इकोनॉमिक वैल्यू सेम है, तीनों कंट्री का ग्रोथ रेट और जीडीपी सेम है ऑलमोस्ट, तो एग्जैक्टली ऐसा 1980 के अंदर क्या हो गया कि आज 2022 में आकर चाइना हमसे 15 साल आगे है जी। तो यस, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ बोथ दीज टू कंट्रीज, इंडिया और अदर कंट्रीज के बीच में। सो इन दिस चैप्टर वी विल कंपेयर द ट्रेंड in various economic and human development indicators of India. There are two types of indicators, that is economic indicators or human development indicators. Economic indicators और human development indicators, मैं सारे indicators में चाइना, इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर करूंगा और तुमको बताऊंगा किस इंडिकेटर के बेसिस पर कौन सी कंट्री बेटर थी। China has recently started moving towards more liberal and restructuring its command economy. Pakistan has having a authoritarian military political power structure, जिससे मेन कंट्रोल किसका है, मिलिट्री का। All the three countries like India, China and Pakistan have more than 6 decades of development experience behind them. तो इन 6 decades मतलब इन 60 years की डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में आओ चैप्टर स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले डेवलपमेंट पाथ ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, इकट्ठे आएगा क्वेश्चन, ये इकट्ठे आंसर देना है जी, इकट्ठे बताना डेवलपमेंट पाथ। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, ऑल द थ्री नेशंस हैव स्टार्टेड देयर डेवलपमेंट पाथ एट द सेम टाइम। क्लैपिंग करो, वाह भाई वाह।
तीनों नेशन ने डेवलपमेंट पाथ सेम टाइम पे स्टार्ट किया था। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट, इंडियन पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस 1947 और पीपल ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1949। तो इंडियन पाकिस्तान फ्रीडम कब? 19 और पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना कब बना? 19। सेकंड क्वेश्चन क्लियर। तीनों कंट्रीज के बारे में इकट्ठे बताना डेवलपमेंट पाथ। थर्ड, ऑल द थ्री कंट्रीज आर स्टार्टिंग प्लानिंग देयर डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज इन सिमिलर वे। जब कभी भी फ्यूचर के लिए प्लानिंग करनी होती है तो 5 ईयर प्लान्स बनाने पड़ते हैं। क्या बनाने पड़ते हैं? हाँ जी, क्या बनाने पड़ते हैं? सो इंडिया अनाउंस इट्स फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन 1951, आपको पता है। पाकिस्तान अनाउंस इन 1956, जब इंडिया का सेकंड 5 ईयर था तो पाकिस्तान का फर्स्ट था। एंड चाइना इन 1953। तो मैं आप लोगों से फर्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा यही कि तीनों कंट्रीज के डेवलपमेंट पाथ बताओ, जिसमें तुम फर्स्ट बताओगे कि तीनों कंट्री के डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज और पाथ स्टार्टिंग में सेम था। फिर बताओगे कि इंडिया पाकिस्तान को फ्रीडम मिली थी 1947 में, जबकि चाइना 1949 में क्या बनता? रिपब्लिक ऑफ चाइना। थर्ड, ऑल द थ्री कंट्रीज आर स्टार्टिंग डेवलपमेंट पाथ एट ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम। इंडिया ने स्टार्ट किया डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज इन 1951, उसका फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था। पाकिस्तान का भी 1956 और चाइना का 1953। सिंस 2013 पाकिस्तान इज वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ 11th 5 ईयर प्लान। अब कौन चल रहा होगा पाकिस्तान में? हाँ जी, 12वां होगा ना 5 ईयर प्लान। चाइना इज वर्किंग ऑन 13। अब कौन चल रहा होगा? 14। Until March 17 इंडिया हैज बीन फॉलोइंग द इंडिया 2017 तक 5 ईयर प्लान फॉलो कर रहा था। 2017 में इंडिया के पास आ गया था नीति आयोग। क्या आ गया था? जो 5 ईयर प्लानिंग से हटकर हम लोग कॉन्ट्रेक्चुअल 4 ईयर प्लानिंग्स पर आ गए थे। तो ऑलमोस्ट अभी हम किस पर है वो बता रहे हैं। वो 14th 5 ईयर प्लान पर है, सॉरी 13th पर, 12th पर। पाकिस्तान किस पर है? 12th पर। चाइना किस पर है? 13th पर, 14th पर। और इंडिया किस पर है बच्चे? 13th ही होगा ना, मतलब 4 होगा, बट है तो कौन सा? 13th ना। तो हमारे डेवलपमेंट पास सेम है जी। इंडिया एंड पाकिस्तान ने सेम स्ट्रेटेजी अपनाई है। हाँ सर, पाकिस्तान साथ में तो लगता है जी। सर सेम स्ट्रेटेजी अपनाई है। सच क्रिएटिंग अ लार्ज पब्लिक सेक्टर। जैसे इंडिया के अंदर बहुत बड़ा पब्लिक सेक्टर क्रिएट किया गया था, आपको शायद से याद होगा, फ्रीडम के बाद मेन रोल गवर्नमेंट को दिया था। पाकिस्तान में भी किसको दिया था जी? गवर्नमेंट। एंड रेजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल डेवलपमेंट टिल 1980s, 1980 तक all the three countries had similar growth rate and per capita income. This is the first question. लिख लो, first question लिख लो। डेवलपमेंट पाथ ऑफ ऑल थ्री नेशंस, डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का जी। डेवलपमेंट पाथ ऑफ ऑल दीज थ्री कंट्रीज नेशंस, जल्दी। सारे में क्या है? 9 से 9 रात की बात होगी, 12 घंटे क्लास होगी। अब क्या सर, अब तो 2-3 मिनट तक ऐसे होना है, जनवरी एंड तक, फरवरी मिड तक उसको देखते हैं। उसके बाद पहले मेरी ट्रिप। हाँ जी, मत कर रचित से बात, को पता तो है इसकी हालत क्या चल रही है। वाह, क्या है रचित? हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दक्ष? जल्दी बोल, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पीटना पड़ेगा। देखो मैंने लास्ट क्लास में ऑलरेडी सबके सामने वार्निंग दी थी कि तू पिटने वाला है। आज तक दोबारा बोल रहा हूँ। और तेरे को पता है यहाँ पर कोई चक्कर नहीं है। क्यों देगी? कॉल ही तो करना है, कॉल ही करने ना उसके बाद भाई। यस, all the three countries, come on, all the three have performed differently, but India Pakistan have made slow progress, irregular progress as compared to China. तो भाई डेवलपमेंट पाथ तीनों कंट्रीज के पॉइंट बताना। फर्स्ट पॉइंट, all the three countries have started there at the same time. Second, India's got independence, Indian Pakistan got independence in 19, and Republic of China, People's Republic of China 1940. Third, first 5 year plan in India, in Pakistan, and in China,
और अभी चाइना का कौन सा प्लान चल रहा है? 13। पाकिस्तान का कौन सा चल रहा है? पाकिस्तान का कौन सा चल रहा है? 12। इंडिया का 13 और चाइना। इन तीनों की डेवलपमेंट पाथ को देखकर मैं लास्ट में कंक्लूजन ये बोलना चाहता हूं कि आज अगर देखा जाए तो सबसे आगे कौन है? सबसे आगे कौन है? आ जाओ फिर चाइना का पढ़ लेते हैं, रीजन क्या है सबसे आगे देखा। China has one of the world's oldest people and continuous civilization consisting of states and culture dating back then 6 millennia. The People Republic of China, PRC, bolo, People Republic of China. That is PRC, commonly known as, कब आया People Republic of China? 1949. चाइना का देख, चाइना इज सिचुएटेड इन द ईस्टर्न एशिया, जिसके एरियाज में क्या क्या आता है? बाउंडेड बाय पैसिफिक इन ईस्ट. इट इज द थर्ड largest country in the next to Canada and Russia. ये वन मार्कर में पूछ लेते हैं. Population and language, China is the most populous country in the world. पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पर है जी? चाइना. And growth rate is 0.5 per annum. Most language in China belong to Sino-Tibetan language family spoken by 29 ethnicities. There are also several major data. छोड़ो इस बात को. हाँ जी. Economy. Being one of the oldest civilization in the world, China has the world's largest economy. तो सर सारी बात छोड़ो यार, अभी तीनों कंट्रीज के डेवलपमेंट पाथ पढ़ा रहे थे और तीनों कंट्रीज के डेवलपमेंट पाथ से पता लगा कि सबसे अच्छा कौन चल रहा है जी? चाइना. सर रीजन बताओ. फर्स्ट रीजन GLF, ग्रेट लीप फॉरवर्ड. भाई डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ऐसा चाइना के साथ क्या हुआ तो चाइना की इकोनॉमी तीनों कंट्री से ज्यादा है? लिख लो, सेकंड क्वेश्चन है ये. सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ चाइना? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ चाइना इन कंपैरिजन विद इंडिया एंड पाकिस्तान? ये सारे रीजन लिखने हैं. इसके अंदर 5 रीजन आते हैं जी. जब कभी भी चैप्टर को प्रिपेयर करना हो जल्दी वाला तो क्वेश्चन करना फटाफट, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा. कंफर्म्ड. ये तो इंडिया पाकिस्तान चाइना की हिस्ट्री भाई बहुत बड़ी है यार. ये तो सिर्फ लिमिटेड सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं. मैं सिर्फ क्या कर सकता हूँ, हिस्ट्री चेंज तो नहीं कर सकता, बट जो चीजें हुई हैं उसका मतलब बता सकता हूँ बस. जैसे कि देख, समझाने के लिए आर्यन क्या बोल रहा हूँ. पहला काम जो चाइना के अंदर हुआ आर्यन, पहला काम जो चाइना के अंदर हुआ आर्यन, वो हुआ GLF, दैट इज ग्रेट लीप फॉरवर्ड. इसने क्या किया इन 1958? भाई साहब आपको कैसे बताऊं कि ईयर कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं तेरे को चाइना की डेवलपमेंट ईयर वाइज समझाऊंगा. इस ईयर में ये, उसके अगले ईयर में ये, उसके अगले ईयर में ये. देख लो 5 पॉइंट ऐसे आएंगे और फिर एट द एंड ईयर पूछूंगा, बता दियो, क्योंकि मैच द फॉलोइंग आती है इंडिया पाकिस्तान चाइना से. हाँ जी, हाँ जी. क्या आ रहा है जी? फर्स्ट क्या है? GLF. क्या है जी? हाँ जी. इन 1958 पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना कब बना था? 1940 1949. तो 19 ये बात करेगा 1958. अब प्रोग्राम बनाया गया जिसका नाम था ग्रेट लीप फॉरवर्ड. कैंपेन स्टार्टेड करा माओ ने. म्याओ नहीं, माओ. माओ टू मॉडर्नाइज चाइनाज इकोनॉमी. यस, टू मॉडर्नाइज चाइनाज इकोनॉमी. सर इस कैंपेन के थ्रू होता क्या है? रिया सुन ले. The aim of the campaign was to transfer the agricultural economy into the modern economy through the process of rapid industrialization. क्योंकि देखो पता है, स्टार्टिंग में सारी इकोनॉमीज, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, सबसे बेसिक स्ट्रक्चर जो इंसान जिसके ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज एग्रीकल्चर. क्या है? तो चाइना ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिसका एम क्या था, जो पहले बहुत स्टार्ट कब हुआ था? 1958. और इसका मेन एम क्या था? टू ट्रांसफर द एग्रीकल्चरल इकोनॉमी इनटू द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियल इनटू द मॉडर्न इकोनॉमी, इनटू द. और मॉडर्न इकोनॉमी का मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन. क्या मतलब है? तो सर ये कैसे करेंगे? देख बहुत अच्छा है. क्या अंडर दिस प्रोग्राम लोगों को ना इनकरेज किया गया कि अपने बैकयार्ड्स में ना इंडस्ट्रीज ओपन खोल लो, किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं. किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है. क्या जो रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर था ना, कम्यून स्टार्ट कर दी. कम्यून का मतलब पता क्या होता है क्या? जैसे बहुत सारे फार्मर्स हैं,
सबके पास अपनी अपनी लैंड है, सब फार्मर को मिलाकर एक लैंड बना लो, उसे कहते हैं कम्यून सिस्टम। क्या कहते हैं उसे? अब जो बिकेगा वो सब में बटेगा। ये कम्यून स्टार्ट कर दिया। अंडर द कम्यून सिस्टम पीपल कलेक्टिवली, बोल, पीपल कलेक्टिवली कल्टिवेटेड लैंड। और इन 1958 देयर वर 26,000 कम्यून्स कवरिंग ऑलमोस्ट ऑल फार्म पॉपुलेशन। पूरा फार्म एरिया कवर कर लिया, 26,000 कम्यून बने थी। जिससे ना हमको ना पता है गवर्नमेंट के पास लिस्ट आ गई कि भाई ये 26,000 कम्यून्स है, 26,000 कम्यून्स के अंदर इतने इतने लोग इन्वॉल्व है, सबका इतना इतना शेयर आता है। सिस्टम ना बहुत इजी हो गया एग्रीकल्चर को मैनेज करने का। प्लस लोगों को ये बोल दिया कि अपने बैकवर्ड में क्या ओपन कर लो, इंडस्ट्रीज। इस प्रोग्राम का नाम क्या आ रहा है? ग्रेट लीप, बट सॉरी यार कृतिका, सॉरी यार, ग्रेट लीप फॉरवर्ड इतना बढ़िया नहीं चल पाया। क्यों? क्योंकि ना a severe drought caused havoc in China, killing about 30 million people. चाइना में क्या आ गया था सर? ड्रॉट्स, जिसकी वजह 30 मिलियन लोगों की क्या हो गई? डेथ। सॉरी, जीएलएफ कैंपेन सक्सेसफुल नहीं हुआ, कोई बात नहीं। सेकंड प्रोग्राम चाइना स्टार्ट किया 1965। वो माते रिपब्लिक ऑफ चाइना कब बना था? 1949। जीएलएफ कब आया? 1958। उसके बाद नेक्स्ट ग्रेट प्रोलेटरल कल्चरल रेवोल्यूशन, बोल, ग्रेट प्रोलेटरल कल्चरल इन 1965। माओ कौन है? इंट्रोड्यूस अ ग्रेट प्रोलेटरल कल्चरल रेवोल्यूशन अंडर विच स्टूडेंट्स को और प्रोफेशनल्स को, अच्छा जी, वर सेंट टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम द कंट्री साइड। सीख के आओ, लोगों को चाहिए क्या, लोगों के डिजायर्स क्या है, वही अपनी कंट्री के अंदर आके प्रोड्यूस करोगे। हमारे बहुत सारे चाइना के बहुत सारे लोग गए, सीख कर आए, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स, बट सॉरी यार कृतिका, सॉरी, ये प्रोग्राम भी सक्सेसफुल नहीं था। क्योंकि ना जब ये प्रोग्राम चला था 1965 में, तब ना चाइना की लड़ाई हुई किससे? रशिया से। रशिया ने चाइना को डेवलप करने के लिए अपने जितने भी इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस जो भेजे थे ना, वो वापस बुला लिए कि आ जाओ, कोई जरूरत नहीं चाइना को डेवलप करने का। देख क्या लिखा हुआ। However, when Russia had conflict with the, तो रशिया ने क्या किया? It withdraw its who had earlier sent to help in the industrialization process. तो मेरे भाई शार्दुल, सबसे पहले क्या हुआ? GLF, that is Great Leap Forward। सेकंड क्या हुआ? ग्रेट प्रोलेटरल कल्चरल रेवोल्यूशन। थर्ड आगे रिफॉर्म्स। ओए, हमारे कंट्री में रिफॉर्म्स कब आए थे? 1990, 1990 में क्राइसिस आया था, 1991 में क्या आए थे? रिफॉर्म। भाई चाइना में रिफॉर्म्स 1978 यार, मतलब हमारी कंट्री से 12 साल पहले। और सुन मेरे भाई दिवाग्य, ये सबसे बड़ा कारण मानता हूं मैं चाइना का आज इतना डेवलप होने का। और सबसे बड़ी बात दिवाग्य, हमारी कंट्री के अंदर रिफॉर्म्स इसलिए आए थे क्योंकि हमारी कंट्री बेकार हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी, क्राइज आ गए थे। पाकिस्तान के अंदर भी रिफॉर्म्स इसलिए थे क्योंकि वो भी खत्म हो चुके थे। चाइना के अंदर रिफॉर्म इसलिए है क्योंकि चाइना वालों को लगता था कि हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, वो सही चल रहे थे, बट उनको लगा था वो अच्छा परफॉर्म। 1978 में रिफॉर्म लिया है भाई। रिफॉर्म मजाक भी तो नहीं होता ना, बट इन्होंने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया बाकी 3 कंट्रीज में रिफॉर्म्स लाने की। और इनके रिफॉर्म्स के पीरियड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इनिशियल फेज और लेटर फेज। इनिशियल फेज में क्या किया? एग्रीकल्चर को इंप्रूव किया। लेटर फेज में क्या किया? इंडस्ट्रीज को इंप्रूव किया। देख कैसे इंप्रूव किया, देख, कह रहे एग्रीकल्चर से जो कम्यून लैंड थी ना, जो 26,000 कम्यून्स बन चुके थे जिसके सारे कम्यून लैंड कवर हो गई थी, तो उसको डिवाइड कर दो स्मॉल प्लॉट्स में। डिवाइड करो स्मॉल which are allocated only for use, not for the ownership to the individual household। जो कम्यून लैंड थी, कम्यून लैंड को छोटे छोटे प्लॉट में बांट दो और हर एक प्लॉट इन लोगों को ही दे दो, बट साफ बोल दो, हेलो तुम ओनर नहीं हो, 100 साल के लिए तुमको लीज पे दे रहे हैं, तुम ओनर नहीं हो, तुम इससे जो पैसा कमाओगे वो सारा खुद रख लेना, थोड़ा बहुत टैक्स पे कर। इससे एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट आई। किसमें इंप्रूवमेंट आई? दे वर अलाउड टू कीप, ये क्या लिखा हुआ? दे वर अलाउड टू कीप ऑल इनकम फ्रॉम द लैंड आफ्टर पेइंग सम स्टिपुलेटेड टैक्सेस। सेकंड फेज क्या था रिफॉर्म्स का? इंडस्ट्रीज को इंप्रूव करना। कैसे? प्राइवेट सेक्टर वालों को बुला लिया क्या कि आ जाओ, आ जाओ प्राइवेट वालों, आ जाओ, गवर्नमेंट खुद बुला रही है, आ जाओ, अपनी फार्म्स बनाओ, अपना टाउनशिप बनाओ, विलेज एंटरप्राइजेस बनाओ, रूरल एरियाज में अपनी इंडस्ट्रीज ओपन करो, वर अलाउड टू प्रोड्यूस गुड्स।
और तुम अगर आओगे, प्राइवेट वालों अगर तुम आओगे, तो गवर्नमेंट को भी कंपटीशन लड़ना पड़ेगा किससे? प्राइवेट से, जिसमें एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। जो बात हम लोगों ने 1991 में जाके सोची थी, वो बात इन्होंने 1978 में जाके सोच ली थी, प्राइवेटाइजेशन को बूस्ट करना। एट दिस स्टेज एंटरप्राइज ओन्ड बाय गवर्नमेंट, जिसको गवर्नमेंट की एंटरप्राइज बोलते हैं, उनको क्या फेस करना पड़ा? कंपटीशन। और जब गवर्नमेंट को ऑटोमेटिकली कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, दोनों में इंप्रूवमेंट आएगी, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस में भी और प्राइवेट। पहली चीज, फर्स्ट ग्रेट प्रोलेटरल, नहीं सॉरी, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। सेकंड, ग्रेट प्रोलेटरल कल्चरल रेवोल्यूशन। थर्ड, रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स के दो फेजेस, हाँ जी, इनिशियल फेज एंड ड्यूअल प्राइसिंग इन रिफॉर्म पीरियड। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? ड्यूअल प्राइसिंग। अब ड्यूअल प्राइसिंग का मतलब क्या होगा? सुन, चाइना ने बोला कि एग्रीकल्चर तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर घर घर तक नहीं पहुंचा तो लोग मर जाएंगे, तो एक काम करते हैं, एग्रीकल्चर का जो प्राइस होगा वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। क्या एग्रीकल्चर को छोड़कर और किसी भी चीज का प्राइस विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई सेट। एक प्राइस हो गया जो कौन सेट कर रहा है? गवर्नमेंट। और एक प्राइस सेट कैसे हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड, इसे कहते हैं ड्यूअल प्राइसिंग सिस्टम। क्या कहते हैं इसे? बोल, द रिफॉर्म प्रोसेस also involved a dual pricing. This means fixing the price in two ways. पहला way, farmer and industrial unit were required to buy and sell fixed quantity of input and output on the basis of price fixed by, और चिराग सेकंड क्या बोल रहे हैं? For other transaction, the input and output were purchased and sold at a and market price of the commodity is determined with the help of demand and supply. Fifth, last, opening up of special economic zone, जिसमें ना चाइना ने ना स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए अपनी कंट्री के अंदर, ना गली गली जाकर लोगों को एनकरेज करा कि अपनी इंडस्ट्रीज ओपन करो। लोगों ने नए नए प्रोडक्ट ओपन करे, लॉन्च करे, पूरे दुनिया से सबको बुलाया कि आओ हमारी कंट्री में आओ, और हमारी कंट्री में आकर देखो, लोकल मार्केट में लोकल लोगों ने बहुत सारे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे, क्या पता आपकी कंट्री में यूजफुल हो। और भाई ज्ञान इतना चला कि हर कंट्री के लोग विजिट करना शुरू हुए। कहाँ? चाइना। वहां से लेते थे प्रोडक्ट बिना नाम के, उसके बाद क्या लगाया? नाम, और अपनी कंट्री में उसकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री ओपन कर दी। या फिर कुछ करना नहीं है, वहां से लाना है, यहाँ बेचना। अब तो क्या नहीं, मैं बात कर रहा हूँ अपने टाइम की, बात करता हूँ 11th-12th की। क्या बहुत बड़ा ना एक ट्रेंड आ गया था इम्पोर्टर एक्सपोर्टर का, बहुत बड़ा ट्रेंड। जब मैं 11th-12th में था, क्या हर इंसान ये काम कर रहा है, कंटेनर मंगवा रहा है, कंटेनर बोलते, कंटेनर मंगवा रहा हूँ, एक कंटेनर, दो कंटेनर। क्या इतना बड़ा ट्रेंड आ गया था ना, तो मैं क्या बताऊं, शायद से लोगों ने एक एक दिन के एक एक करोड़ रुपए कमाया, 1 CR भाई। और क्या मंगवा के? क्या 10-10 रुपए की चीज है, पर पूरा कंटेनर मंगवा रहे हैं भाई, पूरा कंटेनर। मेरे एक फ्रेंड है, उसने सिर्फ मेडिकल इक्विपमेंट्स मंगवाए थे, जैसे वो बीकर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ये मंगवाए थे। बनाता कोई और है, किसी चाइना में किसी घर के अंदर बनता है वो। वहां गया वो, उससे मीटिंग करी, मीटिंग करके बोला कि हमें दे देना, वहां से इंपोर्ट कराया पूरा कंटेनर, यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम बनाया। आज हमारे दिल्ली में बहुत अच्छी कंपनी है उसकी, कुछ करते नहीं है जी। अब जब भाई एक बात सुन लो, जब इंसान का पैसा आ जाता है ना, इतना पैसा कमा लेता है, अब उसने डॉक्टर्स भी कर लिए, रख लिए, अपनी ब्रांचेस भी बना ली है, अब उसको नॉलेज भी हो गई है चीजों की। बट सच बता रहा हूँ, सिर्फ एक बार चाइना विजिट करा था और देखा, इंपोर्ट कराया, करोड़पति भाई। अब बहुत ओल्ड हो गया ये, अब सिर्फ इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में सिर्फ वही इन्वॉल्व हो सकता है जिसके पास फंड्स बहुत ज्यादा। पहले छोटे फंड वाले भी एंटर कर सकते थे, तो बड़े बन जाते थे। और जब से ये चाइना की सिचुएशन, इंडिया और चाइना के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, तब से इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काफी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई, रिस्ट्रिक्शंस बढ़ गई। तो देखो बच्चों, आज अगर चाइना इतना ज्यादा आगे है, तो मेरे पास मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग 5 पॉइंट से, एक GLF, एक ग्रेट प्रोलेटरल कल्चरल रेवोल्यूशन, एक रिफॉर्म्स, एक मेरे पास ड्यूअल प्राइसिंग, और एक मेरे पास स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। देख, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टर, देख फॉरेन इन्वेस्टर क्या किया? अट्रैक्ट। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टर्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वर सेट। क्या सेट किए गए जी? स्पेशल इकोनॉमिक जोन।
इतना ही है मेरे पास जी चाइना के बारे में। नेक्स्ट कौन आ गया जी? हाँ जी, पाकिस्तान ऑफिशियली कौन सी कंट्री? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ। इंडिपेंडेंस कब मिली थी? 14 अगस्त 1947। 47 ईयर ही बोलेंगे ना, बट 15 अगस्त नहीं, कब बोलेंगे? In 1971, a civil war in East Pakistan resulted in independence of Bangladesh. तो बांग्लादेश अलग हो चुका है, पता ना आपको किससे? पाकिस्तान से। पाकिस्तान हिस्ट्री सेक्टरसाइज बाय द पीरियड ऑफ, क्या हिस्ट्री है बताना? पाकिस्तान लोकेट करता है साउथ एशिया में, जिसके बॉर्डर किससे मिलते हैं? सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट। इट्स बॉर्डर विद चाइना भी मिलता है इन नॉर्थ टूवर्ड्स वेस्ट, एंड नॉर्थ वेस्ट आर इन ईरान एंड अफगानिस्तान। टूवर्ड्स ईस्ट एंड साउथ ईस्ट इट्स बॉर्डर आर विद इंडिया। तो इंडिया, अफगानिस्तान, इराक और चाइना, इन सब के बॉर्डर है किसके जी? पाकिस्तान के। किसके बॉर्डर है जी? पाकिस्तान इज द 6th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन दी वर्ल्ड विद 188 मिलियन। 188 मिलियन एज पर द 2015 एस्टिमेट, जिसका ग्रोथ रेट कितना है? 2.1%। 1/3 ऑफ टोटल पॉपुलेशन लिव्स बिलो दी ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन। एक तिहाई लोग अभी भी किसके अंडर रहते हैं भाई? लैंग्वेज क्या है पाकिस्तान की जी? उर्दू। एंड इंग्लिश इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। यस कम ऑन। इकोनॉमी कैसी है पाकिस्तान की? क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या था? व्हाट आर दी सिमिलर स्ट्रेटजीज अडॉप्टेड बाय पाकिस्तान? व्हाट आर दी सिमिलर स्ट्रेटजीज? कौन कौन सी ऐसी सिमिलर स्ट्रेटजीज हैं जो पाकिस्तान ने अडॉप्ट करी एज कंपेयर टू इंडिया? What are the similar strategies adopted by the Pakistan as compared to the India? क्या क्वेश्चन है क्रेश? कि पाकिस्तान ने कौन कौन सी सिमिलर स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करी जो कि किस में अडॉप्ट हुई थी? इंडिया में। देख पहली देख, मिक्स्ड। तुझे पता है ना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किसको अडॉप्ट करवाया था? तो पाकिस्तान ने भी क्या अडॉप्ट किया? तो बोल, पाकिस्तान फॉलोज द मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल विद द कोएग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट। सेकंड, इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस, जैसे कि इंडिया के अंदर तो कोई याद होगा 1951 में 5 ईयर प्लान सर है, 1956 में सेकंड 5 ईयर प्लान, और आईपीआर आया है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। जो जो हमारी कंट्री में आते गया ना, ये लोग अपने अपने कंट्री के अंदर ही भूल जाते हैं। In the late 1950s and 1960s, Pakistan introduced a various regulatory policy framework for domestic industry. अरे हाँ, IPR 1956, in which all the industries were classified into 3 parts: Schedule A, Schedule B, Schedule C. The policy combines tariff protection for manufacturing of consumer goods. याद है तुमको? टैरिफ एंड कोटा। ये देखो चला, ये देख, ये भी यूज कर। वो देख रहा है क्या हो गया भाई? पाकिस्तान को देख, तू कहाँ देख रहा शुरू हो गया भाई? सेम पॉलिसी भाई, टैरिफ कोटा। मैंने क्या करोगे? कह रहा हम चाहते हैं बाहर से हम लोग इंपोर्ट करवाई ना, हम इंपोर्ट को कंट्रोल कर लें और अपनी कंट्री के डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रमोट करें। मैंने बोला ये तो सेम कौन कर रहा था? इंडिया। तो पहली सेम बात क्या है महाजन? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। दूसरी सेम बात, इंडक्शन ऑफ वेरियस पॉलिसी। देख ले महाजन, ग्रीन रेवोल्यूशन ले गए थे मिड ऑफ 1960s टू मिड ऑफ 1970s, एंड मिड ऑफ 1970s टू मिड ऑफ 1980s। ये 20 साल के लिए हमारी कंट्री ने यूज किया था HYV सीड्स। अरे तो क्या हो गया भाई? एक छोटा सा बॉर्डर छोड़ के तो पाकिस्तान है, सेम सीड यूज हो सकती है, सेम लैंड है, सेम लोग हैं। ये तो देखो, मैं आपको सीरियसली ये बता रहा हूँ, ये प्रॉब्लम्स, चीजें, न्यूज भाई, मैं हम लोग उस टाइम के नहीं है जी जो इसमें आप डिफरेंशिएट क्रिएट करेंगे। मेरे लिए आज भी और पहले भी और आगे भी जाके एक बात बता देता हूँ, सिर्फ एक ही चीज रहेगी, वो है इंसान जिसका ब्लड सेम है जी। बाकी हाँ, मैं भी ये बात जानता हूँ कि हमने बहुत कुछ बुरा किया, उन्होंने भी हमारे साथ बहुत कुछ बुरा किया है। अब इस बात को देख के लड़ते रहेंगे तो क्या होगा भाई? प्लस दूसरी बात, शायद से मैं ये बात अभी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ कभी कुछ नहीं हुआ होगा बुरा भाई। जिसके साथ हुआ होगा बुरा भाई, उसके लिए तो बहुत ही बुरे लोग हैं भाई। बट ये बात को बता रहा हूँ कि इसमें 99.9% पॉलिटिक्स है। अगर 0.1% किसी को बुरा लगा होगा तो लगा होगा, बाकी सब पॉलिटिक्स है।
इसलिए प्लीज आप लोग अपकमिंग जनरेशन है, आप प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि ऐसे किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना करो। जब से चैप्टर शुरू हुआ ढूंढ रहा किसी को। अरे मतलब हंसी मजाक के लिए ढूंढ रहा हूँ। हंसी मजाक 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 बहुत हो जाता है, इतना किसको। हाँ जी बस भाई तुम लोग सुनो, इतने बेवकूफ लोग हैं, विश्वास नहीं करोगे। हम लोग हमेशा इंडिया पाकिस्तान करते रहते हैं। मैं थोड़े दिन पहले हनुमान मंदिर चला गया, वहां मुझे किसी ने बोल दिया कि आपको पता है ये हनुमान मंदिर है, वो गुरुद्वारा है। कह रहे आपस में हम बात नहीं करते किसी से। पहले क्यों? कह रहा वो भी कहते हैं कि ट्यूसडे को वहां पर और ट्यूसडे को यहाँ पर भी आना है। उस समय बोला, कह रहे एक काम करो। मैंने हाँ जी बताओ। कह रहे हनुमान मंदिर है। मैं हाँ जी। कह रहे एक सरदार जी दिखा दो कोई। और मैंने सर्च करा, सच्ची में नहीं, कोई नहीं। मैंने बोला इतना घटिया रिलीजन हमारा, जो हम आपस में खुद इतने बटे हुए हैं, और हिंदू मुस्लिम सबको सबके मुंह पे चढ़ा हुआ है। यहाँ पे हरियाणा वाले दिल्ली वालों से बात नहीं कर रहे, दिल्ली और राजस्थान वालों से बात नहीं कर रहे। ये कोई नहीं देख रहा, ये सच में कह रहा हूं, कोई नहीं देख रहा। हाँ बस हिंदू मुस्लिम सबसे पहले आ गया है। और जब हिंदू मुस्लिम बात होती है सब सारे इकट्ठे हो जाएंगे, हरियाणा दिल्ली पंजाब से भी इकट्ठा हो जाएगा। अरे क्या घटिया किस्म के लोग हैं बताओ, सोच के देखो। और मैं तो बड़े टाइम से गुरुद्वारे जा रहा हूँ यार। कह रहे ये तो तू पाप कर रहा है, यही तो कृपा रुकी हुई है। फिर मैं नेक्स्ट ट्यूसडे फिर मैं गुरुद्वारा चला गया। मेरा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए भाई। कल को मैं अपने आप को ये बात ना बोल पाऊं कि मैं किसी की एक बात पे सुन के इन्फ्लुएंस हो गया। थोड़ा सा हुआ था, बट फिर मैंने उस इन्फ्लुएंस को तोड़ना था, इसलिए मैं नेक्स्ट ट्यूसडे तो गया वहीं पर। उसी ट्यूसडे दोनों जगह जाते रहे यार। साथ में वही था ना जो बोल रहा था। हाँ जी क्या मस्जिद जाता हूँ यार मैं। सर जाते हैं वहाँ पे अजमेर से। बस 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 यहाँ देखो, अभी चले अजमेर। अरे उस दिन मैंने क्वेश्चन बुलवा दिए 3-4 लर्न करवा के मार के आज सुना दी। चल रात को चलेंगे। अब ये जाएगा अजमेर। अब अजमेर जाने के लिए 8 घंटे लगते हैं, अब 8 घंटे मेरे साथ। मेरे को लगा लठ लेके जाना पड़ेगा साथ। हाँ जी हाँ, कुछ कर ये परेशान हो जाएगा। एक डंडी दिलवा दो, एक ही दिलवा दो। हाँ जी बस 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 पाकिस्तान ने क्या क्या सिमिलर स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट करी थी। फर्स्ट क्या था? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। बोलो फर्स्ट क्या था? सेकंड क्या था? इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस। थर्ड ग्रीन। Krish, बोल एक बार। In case of the introduction of green revolution and increase in public investment in infra led to a rise in production of food grain. जैसे इंडिया में रेवोल्यूशन आ गया था ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, ऐसे पाकिस्तान में भी आ गया था। इंपॉर्टेंस ऑफ रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन अर्ली 1970। बस एक छोटी सी बात है, पब्लिक सेक्टर को हम लोगों ने रोल थोड़ा पहले दे दिया था, फ्रीडम के बाद ही 51 5 ईयर प्लान में दे दिया था। इन्होंने 1970 में दिया। तो क्या बोल रहे हैं? इन द अर्ली 1970s नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री टुक प्लेस। तो कैपिटल गुड इंडस्ट्री नेशनलाइज होने का मतलब होता है कोई भी अब ये काम कर सकता है। पर ये बात सही है तो ये भी सिमिलर। इंपॉर्टेंस दी किसको? रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। ग्रीन रेवोल्यूशन आया, वेरियस पॉलिसीज आई, और मेक्स इकोनॉमिक सिस्टम। इंपॉर्टेंस टू द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन द लेट टाइम। सॉरी हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर को रोल कब दिया? 1991 में। इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को रोल कब दे दिया? 1970s के बाद। 1970 से पहले रोल किसका था? पब्लिक का। 1970 के बाद किसका रोल बढ़ गया? प्राइवेट। तो इन 1970 देयर वाज अ शिफ्ट इन द गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी क्या हो गई? शिफ्ट। व्हेन इट अडॉप्टेड, क्या अडॉप्ट किया? द पॉलिसी ऑफ डीनेशनलाइज। तो 1970 तक क्या था? 1970 तक क्या था? नेशनलाइजेशन। पाकिस्तान में 1970s तक क्या था? नेशनलाइजेशन। मतलब सिर्फ किसके हाथ में कंट्रोल था? गवर्नमेंट के हाथ में। 1970s के बाद हो गया डी नेशनलाइजेशन। क्या हो गया? जिसमें किसका रोल बढ़ा दिया?
हमारे पास भी नेशनलाइजेशन ही था, हमने सब कुछ बंद कर दिया था, मेन कंट्रोल किसको दिया था? पब्लिक को। बट डी नेशनलाइजेशन हमने नहीं किया। हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज जब अडॉप्ट करी, कब? 1991 में, तब हमने प्राइवेट सेक्टर को क्या किया? इनकरेज। सिमिलर है, बट इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज थोड़ा पहले करा, हमने थोड़ा लेट किया। फाइनेंशियल सपोर्ट ड्यूरिंग 1970, जब ये ऐसा कर रहे थे, जब गवर्नमेंट का रोल कम हो रहा था, प्राइवेट का रोल बढ़ रहा था, तो पाकिस्तान को काफी इस्लामिक कंट्री ने क्या किया? फाइनेंशियल सपोर्ट। During this period, Pakistan also received financial support from Western nations, remittances from the immigrants to the Middle East. This helped the country in stimulating the economic growth. तो फिर पाकिस्तान में रिफॉर्म्स कब आए? 1988, मतलब हमारे कंट्री से भी 3 साल पहले। तो फ्रीडम कब मिली थी जी इंडिया? फ्रीडम कब मिली थी? 15 अगस्त 1407। पाकिस्तान इंडिया फर्स्ट 5 ईयर प्लान, हाँ जी, फर्स्ट 5 ईयर प्लान 19, और पाकिस्तान फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1953 और रिपब्लिक ऑफ चाइना, चाइना में कब आया था फर्स्ट 1953। रिफॉर्म्स चाइना में 1978, इंडिया में 1991, पाकिस्तान में 1988। सिमिलर चीजें जो इंडिया को देके पाकिस्तान ने करी। फर्स्ट वन इज, सेकंड डिफरेंशियल प्राइसिंग पॉलिसी, थर्ड ग्रीन रेवोल्यूशन, फोर्थ ठीक तो है, रोल टू दी 1970 से पहले रोल किसका? पब्लिक। 70s के बाद किसका? तो 70s से पहले क्या था? नेशनलाइजेशन। और 70s के बाद पाकिस्तान को क्या मिला? फाइनेंशियल सपोर्ट। और पाकिस्तान में क्या आ गए थे? रिफॉर्म्स। कब आए? 1988। हाँ जी, क्लियर है, एकदम क्लियर। आप देखो जी, इंडिया तो तूने पूरा पढ़ ली ना, पूरी बुक में इंडिया, तो पूरी बुक में इंडिया है, बस इसमें क्या है? चाइना और पाकिस्तान नहीं भाई। अब रोड शुरू बता। अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, छोटी कनन कनन ये हमारे चैप्टर का लास्ट पार्ट होता है, इसको बोलते हैं कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। हाँ जी, बड़ी बड़ा होता है। हाँ, एक क्लास और, मतलब मैं तो मैक्सिमम सैटरडे तक का है। और ऐसे फिर नेक्स्ट वीक हम क्या खत्म करेंगे? एनवायरनमेंट। हाँ जी, अरे यहाँ देखो बस, ये देखो, अब ना कंपेयर करना है। शुभ शुभ, अब ना हम लोगों को कंपेयर करना है इंडिया, पाकिस्तान, चाइना को। अब ना हम लोगों ने कंपेयर करना है, और आरएन कंपेयर करने के लिए ना इंडिकेटर्स चाहिए होते हैं। अब देख आरएन, देख ले, सबसे पहले इंडिकेटर है डेमोग्राफिक इंडिकेटर। इनके बेसिस पर आरएन इंडिया, पाकिस्तान, चाइना को कंपेयर करूंगा। आरएन फिर ग्रोथ इंडिकेटर, इसके बेसिस पर इंडिया, पाकिस्तान, चाइना को कंपेयर करूंगा। आरएन सेक्टरल कंट्रीब्यूशन, ये भी ग्रोथ में आएगा बेटा, सॉरी। हाँ, ग्रोथ के जीडीपी आती है ना। आरएन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, इसमें भी इंडिया, पाकिस्तान, चाइना को आपस में क्या करूंगा? कंपेयर करूंगा। आरएन ये हमारे सीबीएसई बोर्ड में आया था एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स का। व्हाट डू यू मीन बाय लिबर्टी इंडिकेटर्स? फ्रीडम कितनी है लोगों के पास? इसमें भी इंडिया, पाकिस्तान, चाइना के बारे में बात करूंगा। लिबर्टी इंडिकेटर का सिर्फ आरएन एक पैराग्राफ है। आरएन एक सेकंड रुक, लिबर्टी इंडिकेटर्स आरएन सिर्फ एक पैराग्राफ है। बाकी अगर आरएन तो कंपैरेटिव स्टडी की बात करता है, किस बात करता है? कंपैरेटिव स्टडी की। सबसे पहले आरएन कंपैरेटिव स्टडी में मैं किसको इंडिकेट कर रहा हूं जी? डेमोग्राफिक कंडीशंस। किसको? उसके बाद ग्रोथ इंडिकेटर्स, उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 क्वेश्चन।
फिर तुमको पता है हर चैप्टर के एंड में वो होता है कंक्लूजन, कि फिर तीनों कंट्रीज के बारे में इकट्ठे बताओ, वो लास्ट क्वेश्चन। ये है जी इंडिया पाकिस्तान चाइना जो तुम ढूंढ रहे थे। मतलब तुम लोग खुद भी कर सकते थे चैप्टर, बट तुमने बेमतलब बीच में अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिस्टर्ब किया और आपने बोला नहीं नहीं सर हमको पहले क्या करा दो, इस जीए की वजह से खासकर इंडिया पाकिस्तान चाइना कराओ जी। हाँ जी बच्चे, देखो बच्चे नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चे, कंपैरेटिव स्टडी। देखो अब हमने क्या करना है, कंपेयर, क्या करना है। और सबसे पहले सुनो, तीन चीजों में कंपेयर करना, सारे मिलके बोलो। एक डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स, और एक ग्रोथ इंडिकेटर्स, और एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। दोबारा बोल रहा हूँ। अरे सर अरे यार इसको मेरे को बहुत तंग किया हुआ है यार भाई यार, क्या करो। भारतीय को किस जगह जल्दी मार जल्दी जल्दी मार जल्दी मार जल्दी 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 पढ़ो जल्दी मार जल्दी। मैं अच्छा तो कुछ नहीं कह रहा था, तू मानता नहीं ना। मेरी ऑनलाइन क्लास में डिस्टर्ब कर, चल रख ले बेटा। हाँ जी शुभ महाजन, सबसे पहले डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स की कंपैरिजन इंडिया पाकिस्तान और चाइना का। सबसे पहले पॉपुलेशन बता रहा है महाजन, एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बता रहा है, डेंसिटी मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, सेक्स रेशियो, फर्टिलिटी रेट और अर्बनाइजेशन। आजा डिस्कस करते हैं महाजन। पॉपुलेशन देखो पता सबसे ज्यादा किसमें है जी, चाइना में, सेकंड नंबर पर इंडिया और सबसे थर्ड नंबर पर, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट, बस 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 बस। हाँ बच्चे डेटा अपडेटेड भी हो सकता है जी, अपडेटेड है 17 का दिया होगा मैक्सिमम, या 19 का भी दिया हो सकता है, तो मैं डेटा अपडेटेड करा दूंगा। बस मैं सिर्फ यही कंपैरिजन करवा रहा हूँ आज इसकी। देखो यहाँ देखो, एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन मतलब कितना एक साल में पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है। इंडिया में 1.2%, चाइना में 0.5 और पाकिस्तान में 2.1। अब सुनो इस बात को, सुनो कैसे लिखना होता है, सुनो। सबसे कम ग्रोथ रेट जिस कंट्री की है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उस कंट्री की है। फिर क्या हो गया, सबसे कम ग्रोथ रेट पॉपुलेशन में जिस कंट्री, कौन सी कंट्री, सबसे पॉपुलेशन किसकी, सबसे कम पॉपुलेशन किसकी है, सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट किसकी है। ऐसे लर्न करना होता है, बाकी फिगर्स तो मैं आपको बता ही दूंगा, बट लर्न ऐसे करना। अब डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर इंडिया में रहते हैं 441, चाइना में इतना बड़ा एरिया, चाइना दिल्ली के अंदर पर स्क्वायर किलोमीटर कम से कम 16,000 लोग रहते हैं, 16,000 लोग। एमपी मध्य प्रदेश के अंदर पर स्क्वायर किलोमीटर 25 लोग रहते हैं, 25 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर एमपी। यहाँ 16,000, मैं मतलब कि 16,000 मैं खुद लगा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं सीएस के बच्चों के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते थे, जब वो कराते थे ना, तो 2014-15 में पर स्क्वायर किलोमीटर दिल्ली के अंदर 13,000 लोग रहते थे, तो मैं 16 बोल रहा हूँ। तो बहुत टाइम हो गया, 16,000। और जिस जिस एरिया में पर स्क्वायर किलोमीटर लोग ज्यादा रहते होंगे, उस एरिया की प्रॉपर्टीज की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी, क्योंकि डिमांड इज मोर देन सप्लाई। सेक्स रेशियो देखो जी, इंडिया में तीनों कंट्रीज नाकारा निकली है सेक्स रेशियो में। तीनों कंट्रीज के इंडिकेटर्स ये बात इंडिकेट कर रहे हैं कि वो मेल प्रेफरेंस, मेल बर्थ को प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं जी। 929, 941, 947 जी। फर्टिलिटी रेट देखा जाएगा तो फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि एक लेडी कितनी बार बॉर्न होते हैं बच्चे जी, तो जिसके मतलब है कि 3.5 मतलब 3.5-4 बच्चे, मतलब समझ लो एवरेज यार। अरे एवरेज, ऐसे एवरेज निकल रहा नलायक को। बस अभी अभी बात रुक जाओ, यहाँ देखो ओए क्रिश, इसमें कितना, चाइना में 1.6 और इंडिया में 2.3। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है कितनी जल्दी रूरल एरियाज कन्वर्ट होते हैं किसके अंदर, अर्बन एरिया। इंडिया में अर्बनाइजेशन 33% हो चुकी है, चाइना में 56%, बहुत बड़ी बात है जी। जबकि पाकिस्तान बहुत छोटा एरिया है, वहां पे अर्बनाइजेशन हमसे ज्यादा है, कितना है 39।
मुझे एक बार सारे डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स के नाम बताओ। फर्स्ट डेमोग्राफिक इंडिकेटर एस्टिमेटेड पॉपुलेशन, सेकंड थर्ड डेंसिटी, फोर्थ सेक्स रेशियो, फिफ्थ और लास्ट एक बार सारे फटाफट रिपीट कर देंगे। फर्स्ट कौन सा है? यस सर, हमें पता है दैट चाइना इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन दी, जिसमें कितने लोग रहते हैं? 1-3। इंडिया में कौन सा सेकंड नंबर और थर्ड नंबर पे कौन सा आता है? पाकिस्तान। यस, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, दो चाइना इज द मोस्ट पॉपुलेटेड बट इट्स एनुअल ग्रोथ रेट ओनली 0 कंपेयर टू चाइना। इंडिया कितना है? और पाकिस्तान में एनुअल ग्रोथ सबसे ज्यादा कितना? 2 पॉइंट। क्यों भाई चाइना में इतना कम क्यों है? क्योंकि चाइना ने एक पॉलिसी अडॉप्ट करी जिसका नाम है वन चाइल्ड पॉलिसी। हाँ, 1995 में खत्म हो गया, उसकी वजह से अभी तक इफेक्ट चल रहा है। थर्ड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, अरे रुक जा, रख दे फोन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, सर चाइना इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, third largest country in the world, and growth rate of population is lowest in China as compared to India and Pakistan. As a result of density of population, China is the lowest. पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर सिर्फ 146 लोग रहते हैं, जबकि इंडिया के अंदर 441 और पाकिस्तान सेकंड नंबर पर कितना जी? 245। सेक्स रेशियो का मतलब क्या होता है जी? सर ड्यू टू द प्रेफरेंस ऑफ सन, क्या ड्यू टू द प्रेफरेंस ऑफ sex ratio is low and biased against the females in all the 3 countries. Sex ratio is lowest in शर्म आनी चाहिए कितनी? 929 in China and Pakistan, corresponding figure 941 and 947. Fertility rate is calculated as the number of children born by a women in the reproductive age of 15 to 45 on an average. बस since the introduction of one child policy, fertility rate China में कम हो गई, fallen from 3 birth per women in 1980 to approximately 1.6 average. Fertility rate is highest in at 3.7 birth and India comes at second. बस चुप हो जा, चुप। बेकार बच्चे हैं, ईशान ही था और कौन है? नेक्स्ट बस लास्ट। अब इसे समझ आया। हाँ जी, नेक्स्ट कौन सा है? अर्बनाइजेशन। क्या है बच्चों? अर्बनाइजेशन इज द हाईएस्ट इन किसमें है जी? अर्बनाइजेशन हाईएस्ट है किसमें? चाइना में। कितना? 50। इंडिया और पाकिस्तान में कितना? 33 एंड। क्वेश्चन नंबर 4 लिखो। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन दी, हाँ जी, एक्सप्लेन दी डेमोग्राफिक कंपैरिजन, explain the demographic comparison between India, Pakistan and China. Demographic comparison between India, Pakistan and China. ये देखो पूरा टेबल दिया होगा, एक्सप्लेन करना होगा भाई। हाँ जी, ऐसे ही आएगा। Explain the demographic conditions comparison between India, China and Pakistan. भाई तीन तरह कंपैरिजन थे, कौन कौन से? बोलो फर्स्ट। डेमोग्राफिक, सेकंड ग्रोथ, थर्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। थर्ड कौन से? आई समझ? चुपचाप भाग जाओ।